अजीत राय है। मैं थिएटर पर लिखता हूँ, थिएटर की पत्रकारिता करता हूँ, तो आप मुझे थिएटर क्रिटिक कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो फैक्ट रंगमंडल बेगूसराय और उसके निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस संवाद में बोलने का अवसर दिया। दरअसल मैंने इस संवाद में बहुत सारे लोगों को सुना जो इससे पहले बोल रहे थे, और इस तरह के बहुत सारे संवादों में मुझे बोलने और सुनने का थोड़ा अवसर मिला है। तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी उलझने हैं। उलझने इस बात को लेकर हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान दो देश हैं, तो दोनों देश हैं। माने आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक देश है और पाकिस्तान देश नहीं है। उसी तरह इंडिया एक देश है और अमेरिका देश नहीं है। हमारे यहाँ रंगकर्मी में हो क्या है, बहुत जमाने से ऐसा हो रहा है कि अधिकतर रंगकर्मी विचारधाराओं में बटे हुए हैं और उनको ये अंदाजा नहीं है कि जो अभी हमारा वर्तमान निजाम है और वर्तमान सरकार है, उसमें आप यदि उसकी विचारधारा के भी हों तो जो असर होता है नीतियों का वो सब पर होता है। मेरी चिंता में इस समय सबसे ज्यादा ये बात आई है कि जो करीब करीब 2 करोड़ कलाकार जो सभी कलाओं से जुड़े हुए हैं इस देश में, और आप ये नहीं कर सकते कि वो वोटर समुदाय नहीं है और वोट को प्रभावित नहीं करते, बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। वो भूखमरी के कगार पर हैं। और मैं बहुत हास्यास्पद वक्तव्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख या कार्यवाहक प्रमुख या प्रभारी निदेशक, जो भी आप कह लें, सुरेश शर्मा का सुन रहा था। मतलब वो ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे एक जमाने में राजीव गांधी कहा करते थे कि हमको ये करना चाहिए। अरे आप प्रचंड बहुमत से लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप उसके प्रधानमंत्री थे, तो कौन करेगा, किसको करना चाहिए? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि सारे देश के सारे लोगों को ये करना चाहिए, उनके लिए ये करना चाहिए, तो कौन करेगा? आप सुरेश शर्मा जी 3 साल से 4 साल से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं, लेकिन आपने क्या कोई पहल कदमी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कुछ भी पहल कदमी की है जिसकी जानकारी समाज को हो, जो पब्लिक डोमेन में हो, कि आपने 2 करोड़ कलाकारों के लिए थोड़ी बहुत पहल? आप तो संस्कृति मंत्री से मिल सकते हैं। मैं आपको याद होगा कि जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बनाए गए थे वामन केंद्रे की अभूतपूर्व विदाई के बाद, तो आपको मैंने कहा था कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इतना पैसा है, इतने संस्थान है, इतनी चीजें हैं आपके पास, एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन कुछ तो ऐसा करते कि आपके जाने के बाद लोग कहते, जैसे शेक्सपियर के नाटक में मैं हमेशा उस जूलियस सीजर का वो कोट करता हूं, उसका वाक्य मार्क एंटनी कहता है जूलियस सीजर नाटक में कि नेचर स्टैंड्स एंड से देयर वाज ए मैन। तो इससे पहले कि मैं आप सबके बारे में एक एक कर कहूं, चाहे वो सुमन कुमार हो, चाहे वो सत्यव्रत राउत हो, चाहे वो कीर्ति जैन हो, चाहे बाकी लोग हों, मैं खुद अपना ये बता दूं कि पिछले लॉकडाउन में भी मैंने 5 सांसदों से अनुरोध किया और कहा कि जो कल्चर मिनिस्ट्री की ग्रांट रुकी हुई है 2-2 साल से लोगों की, उसको जारी करने में आप मदद कीजिए। मैंने संस्कार भारती के प्रमुख अमीर चंद से विनती की कि आपकी आवाज हो सकता है सरकार सुने, लेकिन ये अजीब सरकार है जिसमें 2 ट्रेंड पिछले 7 सालों से दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस की सरकारें और राज्यों में वामपंथियों की सरकारें बहुत संस्कृति के मामले में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने तो आपको बेहतरी के लिए चुना है ना, और सारा आपको वोट दिया है इस आधार पर कि 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, तो ये कैसे काम चलेगा? इतने हृदय विदारक खबरें संस्थानों से आ रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस साल जैसे लगभग 19 अप्रैल मार्च के बाद फरवरी में बजट जारी हुआ या पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो संस्कृति मंत्रालय का कुछ तो बजट पेश हुआ होगा इस साल। सारी संस्थाओं को कुछ तो बजट कमी के बावजूद भी मिला होगा ना। आखिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपने बजट का क्या किया? क्या वो सारा पैसा सरकार को लौटा दिया गया?
अरे कुछ तो इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता, कुछ वेबिनार, कुछ लोगों को बुलाता, कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी करता और उन लोगों को रोजगार दिए जाते। मैंने सुना था, मैं डुमरांव से आता हूं, बिहार का एक जगह है कि डुमरांव महाराजा के यहाँ क्या होता था कि खजाने में जो पैसे थे वो महीने में एक बार बाहर सुखाए जाते थे। वो इसलिए सुखाए जाते थे पैसे ताकि जो गरीब और गुरबे और जो लोग हैं वो उनमें से कुछ ले लें, जिससे उनका काम चले। उसी तरह जैसे मनरेगा चलाई गई और मनरेगा से कुछ मजदूरों को और कुछ गरीब लोगों को फायदा हुआ, कलाकारों के लिए तो मनरेगा भी नहीं है। तो क्या ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकेडमी, संस्कृति मंत्रालय और राज्यों के संस्कृति मंत्रालय की नहीं बनती कि कलाकारों के लिए कुछ एक्टिविटी ऑनलाइन क्रिएट करें? उल्टे वो उनका पैसा हड़प जा रहे हैं। साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज ऑनलाइन के नाम पर एक पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 करोड़ कलाकारों का क्या होगा? मैंने सुमन कुमार जी का भाषण सुना आज ही, बल्कि मैं सुबह टहल रहा था तो मैंने सुना, उनका देखा। वो 11 साल से संगीत नाटक अकेडमी में डिप्टी सेक्रेटरी हैं और ड्रामा का विभाग देखते हैं। उन्होंने क्या अपने सेक्रेटरी से, और अब तो उनके यहाँ अध्यक्ष है नहीं कोई, या कहीं तो कुछ पहलकदमी लेनी चाहिए ना। उनको कोई क्या कर देगा और क्या उनको दे पा रहा है? और आप देखिए कि यदि संस्कृति मंत्रालय के और सीसीआरटी के लोगों को तनख्वाहें ना मिले महीने में और उनको कहा जाए कि साल भर बाद उनको तनख्वाह दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि उनका घर चल जाएगा? तो यही बात आप सोचिए कि दूर दराज के रंगकर्मियों को अनुदान, और मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि अनुदान बंद कर देना चाहिए। सुरेश शर्मा जी बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि कला आपने चुना है, ये आपका चुनाव है। अब मैं मान लिया सुरेश शर्मा जी, यदि मुझे दिल्ली से पटना जाना है, ये मेरा चुनाव है क्योंकि पटना मेरा होम टाउन है, तो मैं ट्रेन में टिकट कटाकर बैठता हूं और उस ट्रेन में मेरी बर्थ के नीचे चूहे घूम रहे हों और वो ट्रेन ठीक से नहीं चल रही हो और जाकर टुंडला में या अलीगढ़ में रुक जाए 8 घंटे के लिए, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं, मैं विरोध नहीं प्रकट करूंगा कि ये ट्रेन क्यों इतनी गड़बड़ चल रही है? ठीक है, तो आप क्या मुझसे कहेंगे कि नहीं, किसने कहा था आपको ट्रेन में चलने के लिए, आप पैदल जाइए अपने गांव? ये कोई तर्क है? तो मूर्खता के चारों तरफ मूर्खता के अंबार लगे हुए हैं और जो लोग जिस पद पर हैं वो सिवाय दूसरों की आलोचना के कुछ नहीं करते। मैं पटना में एक बहुत, जब लालू यादव सरकार में आए, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं क्योंकि ये बेगूसराय की संस्था है और पटना की बात मैं कर देता हूं। उस समय कोई सिंह साहब सहरसा के थे, वो कल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। जनसत्ता के ब्यूरो चीफ ने कहा कि आप उनसे मिलिए, कुछ करना चाहते हैं और कुछ होना चाहिए बिहार के लिए, एक उपेक्षित स्टेट है तो उसमें कुछ किया जाए। मैं वीरचंद पटेल पथ पर एमएलए हॉस्टल के सामने कहीं उनका घर था जहां मैं मिलने गया था और मुझे इतनी निराशा हुई, वो सहरसा के स्टेडियम को छोड़कर 2 घंटे में कोई बात सुनने को राजी नहीं थे। मैंने उनके लिए कल्चर का मतलब सहरसा का स्टेडियम था। पिछले 5 साल से कल्चर संगीत नाटक अकेडमी में बिहार की जो प्रतिनिधि हैं मैडम, उन्होंने पता नहीं एक भी बार यहाँ संगीत नाटक अकेडमी में कुछ बिहार के लिए आवाज उठाई है कि नहीं आवाज उठाई है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक ही सज्जन पांडे जी हैं जो संगीत नाटक अकेडमी के प्रतिनिधि हो जाते हैं। क्यों प्रतिनिधि हो जाते हैं? 5 साल के बाद रिन्यूअल होना ही नहीं चाहिए। ये कानून बनना चाहिए कि एक टर्म काफी है आपका। जब एक टर्म में आपने राज्य की सेवा नहीं की तो क्या गारंटी है कि आप 4 टर्म में राज्य की सेवा करेंगे और कहेंगे? मैंने संस्कृति मंत्री, ये जो संस्कृति मंत्री हैं, ये विचित्र संस्कृति मंत्री हैं। मैंने मैं कह रहा हूं कि संवेदनहीन संस्कृति मंत्री इस देश ने इतने सालों के इतिहास में क्या राजघरानों और रजवाड़ों के समय में भी नहीं देखा होगा। आपने कभी सुना कि माननीय संस्कृति मंत्री ने 2 करोड़ कलाकारों की अवस्था पर कोई फेसबुक लाइव किया हो, कोई ट्विटर पर संदेश दिया हो? उनका ही मंत्रालय, जबकि उनके सेक्रेटरी कल्चर बहुत काबिल आदमी है राघवेंद्र सिंह, मैं उनसे मिला हूं, मैं जानता हूं।
मैंने उसमें कितना पैसा खर्च होता है। हमारे एक बहुत प्रिय मित्र का निधन हुआ पिछले दिनों, जिन्होंने जयरंगम खड़ा किया था, दीपक गेरा, जयपुर में। दीपक गेरा के निधन के बाद हम सब मर्माहत हैं और बहुत उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत सारे लोग इस दौर में चले गए। दीपक गेरा मुझसे कहते थे कि अजीत भाई, राजस्थान सरकार, हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एक सड़क का जितना ठेका देता है और जितना पैसा उसमें बजट होता है, उससे भी कम कल्चर मिनिस्ट्री का बजट है। तो इस कल्चर मिनिस्ट्री के बजट में क्या हो जाएगा? बीडी कल्ला कल्चर मिनिस्टर है, वो क्या कर लेंगे? आपको पता है कि इस देश में, आपको पता है कि बिहार में कल्चर मिनिस्टर कौन है? या कभी भी बिहार में पता चला किसी को कि कल्चर मिनिस्टर कौन है? चाहे लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे भविष्य में बीजेपी की भी सरकार हो जाए, तो वो जब आपने सिस्टम ही इतना खराब बना दिया। और मुझे अभी भी याद है कि अख्तर बंधुओं के घर सीबीआई की रेड पड़ी थी और जनसत्ता के ब्यूरो चीफ थे हमारे सुरेंद्र किशोर जी, उन्हीं की रिपोर्ट थी जो जनसत्ता में मैं उन दिनों था रिपोर्टिंग में। तो छपकर मैं पढ़कर हैरान रह गया कि एक रंगकर्मी के यहाँ रेड कैसे पड़ सकती है सीबीआई की, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो एक हो जाता है कि यदि आप वामपंथी हैं तो वामपंथी लोग आपको कहेंगे कि आप महान कलाकार हैं। यदि आप दक्षिणपंथी हैं तो दक्षिणपंथी लोग कहेंगे कि आप महान हैं। वामपंथी तो देशद्रोही हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अनुराधा कपूर जी का मैंने कई लोगों का करीब 2000 से, रामगोपाल बजाज के समय से 20-25 सालों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मैंने नजदीक से देखा है। आप देखिए कि जब नादिरा जहीर बब्बर ने 85 लाख रुपए खर्च करके 1857 एक सफरनामा नाटक किया और जनसत्ता में मैंने उसकी समीक्षा लिखी और वो बहुत बड़ी समीक्षा छपी, उसकी कई फोटोकॉपियां बांटी गई, वो सब हुआ। मेरे सारे जितने भी देश भर में कॉमरेड थे वो सब मेरे खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि नादिरा जहीर बब्बर जी पीडब्ल्यूए की सज्जाद जहीर की बेटी हैं और वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, उन पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। मैंने सवाल दूसरों पर खड़े करना चाहिए। मैं पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ काम करता था और उन दिनों वो एक बात कहते थे कि इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब एक दूसरे का करप्शन दूर करने में लगी हुई है। मैंने दूसरे का करप्शन दूर करने में लगी हुई है। लेकिन और दूसरी बात वो कहते थे कि सारे राजनीतिक दलों की आवाजों को यदि आप मिला दें तब भी वो जनता की आवाज नहीं बन पा रही है। तो कितना पैसा लगता है? यदि कल्चर मिनिस्ट्री इस देश में कलाकारों के अनुदान दे दे और सीसीआरटी सारी फेलोशिप के पैसे जारी कर दे, आखिर वो पैसा गया कहां? जैसे लोग पूछ रहे हैं ना, पूछते थे ना, लोगों ने आवाज उठाई कि 35,000 या 33,000 करोड़ रुपए जो बजट में टीके के लिए, कोरोना के टीके के लिए प्रावधान किया गया था, वो गया कहां? आखिर वो आवाज बनती इतनी बड़ी हो गई कि प्रधानमंत्री को आना पड़ा जनता के सामने और उन्होंने कहा कि अब सारे देश को मुफ्त में केंद्र सरकार टीका खरीदेगी और देगी। उसी तरह से कल्चर मिनिस्ट्री और संगीत नाटक अकेडमी और कल्चर मिनिस्ट्री के सारे जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं, उनका बजट गया कहां? ये सवाल तो उठाना चाहिए ना। और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, वो केवल नारे लगाने के लिए, पुंज प्रकाश जी हैं, बहुत फायर ब्रांड माने जाते हैं, और मैं किसका का नाम लूं, रणधीर कुमार जी हैं, और भी बहुत सारे जिनके नाम ये आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने लिए। ये लोग खूब करते हैं। इन लोगों को चाहिए कि आरटीआई से पूछें, सारी संस्थाओं से, कि उनके मंत्रालय से और उनके डिपार्टमेंट का बजट वो गया कहां जो संसद में पास हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि संसद में जब बजट पास होता है और संसद के पटल पर बजट का मसविदा रखा जाता है और पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्वतः सभी संस्थाओं को बजट उस तरह से हो जाता है। लेकिन वो पैसा कहां गया? यदि हम कहते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बजट एक जमाने में 100 करोड़ हो गया था, तो वो 100 करोड़ इस साल मान लीजिए 100 करोड़ नहीं तो 50 करोड़ तो हुआ होगा ना। और उसमें प्लान और नॉन प्लान यदि बजट होता है, यानी कि कुछ पैसा संस्थान चलाने के लिए खर्च होता है जिसमें सैलरी और मेंटेनेंस है, और कुछ पैसा एक्टिविटीज के लिए खर्च होता है। तो जो एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च होता है
वो कहां खर्च हुआ, किसको दिया गया? उसी तरह इतने, जैसे एक खरे साहब हैं जिनको भारतीय नाट्य अकेडमी का, एक अजीब चीज हो गई है आज कि जिसको नारा देती है सरकार, सबका साथ सबका विकास, और मोदी 2 गवर्नमेंट में कहा गया सबका विश्वास। इतना छद्म नारा तो कभी इस देश में हुआ ही नहीं। ये तो इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ नारा दिया था, वो उससे भी ज्यादा छद्म नारा ये साबित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जगह जगह, एक कांग्रेस का जमाना था या दूसरी सरकारों का, उसमें एक बात आम थी, ये बात आरएसएस के और दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़े लोग भी खुलेआम नहीं कहते, लेकिन निजी बैठकों में कहते हैं इस बात को, कि या प्रेस क्लब में कभी कभी लोग चर्चा करते हैं कि उस जमाने में तो दक्षिणपंथियों का काम होता था, वामपंथियों का होता था, मध्यमार्गियों का होता था, सबकी आवाजों के लिए जगह था। अब ऐसा समय आ गया है कि सब लोग चुप हैं, किसी की कहीं सुनी ही नहीं जा रही है। किसी का काम नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा है। अब जाकर देख लीजिए, वो लोग ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपको डायबिटीज हो जाएगी, इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जहां भी कहीं भी एक पैसा आपको आर्थिक मदद पहुंचाने की बात आएगी तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं एक बात कई बार मैं कहता हूं कि इस दुनिया में इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, हमारे देश में भी इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, इतने रामायण, महाभारत, पुराण, किताबें, सिद्धांतिकी, इतना कुछ इस दुनिया में हो गया है कि इस पूरी पृथ्वी को 3 बार उनसे लपेटा जा सकता है, इतना ज्यादा हो गया। लेकिन आचरण तो नहीं बदला ना। आपने देखा कि कैसे कोरोना काल में नीचता की हदें पार की गई, नकली इंजेक्शन से लेकर नकली ऑक्सीजन तक बेचे गए। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या उनके लिए नैतिकता और ईश्वर नहीं होगा जो लोग ये कुकर्म में शामिल हैं? लेकिन दिनकर, बेगूसराय के ही उसी इलाके के सिमरिया के दिनकर जी थे, तो दिनकर ने कहीं लिखा है ना कि समय लिखेगा उनका भी इतिहास, जो लोग चुप हैं उनका इतिहास समय लिखेगा। लेकिन समय कब लिखेगा? जब सारे लोग मरखप ही जाएंगे, सब लोग तबाह कर दिए जाएंगे, तब आप क्या करेंगे फिर उसके बाद? मैं तो उन कलाकारों की जो बेगूसराय, आजमगढ़, सीधी, जबलपुर, टोंक, बाकी छोटी छोटी और जगहों पर, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, वहां जिस तरह से ये कलाकार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि शोज बंद हो गए हैं, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। सबसे पहले यदि किसी के पेट पर लात मारी जाती है तो वो इस देश के 2 करोड़ कलाकारों के पेट पर लात मारी जाती है। आप देखिए कितना अंधेर गर्दी चारों तरफ मची हुई है। अभी एक मैंने नेशनल थिएटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा कि भारतीय नाट्य अकेडमी ने लेक्चरर के लिए और वहां शिक्षकों के लिए 32 साल आयु सीमा तय कर दी। मैंने इस तरह के तुगले तो जो खरे साहब वहां उपाध्यक्ष बनाए गए, मुझे बेगूसराय में ही एक बार मिले थे उसके अमित रोशन के थिएटर फेस्टिवल में 2018 की जनवरी में, जब वहां मुझे अवार्ड दिया गया था आशीर्वाद रंगमंडल का। तो मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते वो। लेकिन जब वो उपाध्यक्ष बन गए भारतीय नाट्य अकेडमी का, तो अभिषेक पंडित और मनोज मिश्रा और बहुत सारे उन लोगों ने एक आंदोलन चलाया कि उसके निदेशक को हटाया जाए। मैं तब भी उनसे कह रहा था कि एक निदेशक को आप हटाएंगे, दूसरा उसी तरह का निदेशक आ जाएगा, बल्कि उससे भी खराब आ जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप संविधान नहीं बदलते उसका। तो कैसे होगा ये सारी चीजें? कहां से आएगी? अभी सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए डायरेक्टर का चुनाव होना है। मैंने आप सरकारी लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने जब से इब्राहिम अलकाजी और कारण जी और अंकुर जी, बजाज साहब और जितने लोग, अनुराधा कपूर डायरेक्टर हुई वामन केंद्र, ऐसा कभी नहीं रहा कि एक स्कूल बिना डायरेक्टर के 3 साल 4 साल तक चलता रहा। क्यों चलता रहा? तो फिर ये कल्चर मिनिस्ट्री कर क्या रही है? और फाइलों की आपस में जो
आदान प्रदान ये सब करते हैं, डीओपीटी के पास जाती है, फिर वहां से कहीं और जाती है, फिर कहीं और जाती है, फिर एक क्वेरी लगाकर कोई बाबू बैठा हुआ कहीं किसी भी बिंदु पर सरकार में वापस फाइल भेजता है और वापस वो 20 चैनल से घूमती हुई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच जाती है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार उसका जवाब लिखवाते हैं। फिर वो 20 चैनल से जाकर वहां पहुंचती है, फिर एक क्वारी आती है। ये 3 साल से जो ड्रामा चल रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक की नियुक्ति में, मैंने सुना है कि 24 जून को इंटरव्यू है और 30 लोगों को बुलाया गया है। सब लोग उसमें तरह तरह से लगे हुए हैं और अभी तक जब से शेखर सेन गए संगीत नाटक अकेडमी में, अभी तक उसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो मैं कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस देश में संस्कृति मंत्रालय नाम की कोई चीज है क्या। तो मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक संस्कृति मंत्री की फोटो दिखाई देती है। उनका एक पेज भी है प्रहलाद पटेल जी का, उनके काफी अमला तमला है संस्कृति मंत्रालय का। अब तो मैंने सुना है कि आईएनए के पास यहाँ दिल्ली में एक संस्कृति मंत्रालय का एक अलग एक्सटेंशन ऑफिस भी खुल गया। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये मूल काम क्यों नहीं कर रहे हैं अपना। मैं हमेशा यही पूछता हूं कि आप एक प्राइमरी स्कूल की टीचर यदि देर से स्कूल जाती है अपनी ड्यूटी करने, तो प्रिंसिपल उसको मेमो दे देता है। क्या इस बात के लिए संस्कृति मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को मेमो नहीं दिया जाना चाहिए कि ये जो 2-2 साल से रंगकर्मियों के पैसे क्यों रोके हुए। मैंने एक सांसद हैं राकेश सिन्हा, वो भी बेगूसराय के आते हैं, चूंकि पढ़े लिखे समझदार हैं इसलिए कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहां से वो राज्यसभा में गए। बहुत खुशी की बात है, कई टीवी की डिबेट में आते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि इन कलाकारों के मुद्दे आप उठाइए, संसद में उठाइए, चूंकि आप एमपी हैं। इस 138 करोड़ की जनसंख्या में 750 एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर, और इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में आप हैं, तो आपकी चिट्ठी का जवाब कोई भी संस्थान को देना मैंडेटरी है, वो जरूरी है। आप चिट्ठी तो लिख सकते हैं कम से कम। एक अगला तरीका है कि जितने भी रंगकर्मी हैं जिनकी ग्रांट रुकी हुई है, वो आरटीआई के तहत अपने सरकारों से सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा मैंने सुझाव दिया था कि मनीष जोशी को दिया था चंडीगढ़ में, वहां हरियाणा में, आशीष पाठक और नीरज कुंदेर को दिया था जबलपुर हाई कोर्ट में, प्रवीण गुंजन को भी मैंने कहा था पटना हाई कोर्ट में, अपने वकीलों से जीने के अधिकार के तहत जनहित याचिका दायर करवाएं वहां हाई कोर्ट में, और वहां सरकार से पूछा जाए कि उनके पैसे क्यों रुके हुए और क्या इस देश में संस्कृति कर्मियों को, कलाकारों को जीने का हक जो संविधान अपने मौलिक अधिकार में देता है वो इनको है कि नहीं, या मजदूरों से भी ये गए गुजरे हो गए। मजदूरों के लिए तो बात होती है। अभी प्रधानमंत्री ने देश की 80 करोड़ जनता को दिवाली तक एक न्यूनतम अनाज देने की घोषणा की है। मैं इस इंतजार में ही था कि किसी भी राज्य का संस्कृति मंत्री कम से कम अपने राज्य के उन कलाकारों के लिए जो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, उनके लिए ऐसी घोषणाएं करता, लेकिन वो कैसे करेगा। बिहार में मैंने बहुत कोशिश की, एक बार, बहुत गर्मी है दरअसल दिल्ली में, बिहार में मैंने कोशिश की कि जो संगीत नाटक अकेडमी में राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनमें ठीक ठाक एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। जो मैडम पहले थीं, उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। मैंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी से बात की और एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी से बात की जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। मैंने 3-4 नौजवानों के पैनल भी दिए, उनको सुझाए कि आप इन लोगों में से यदि संगीत नाटक अकेडमी में बिहार का प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे तो ये लोग उन संस्थाओं में यहाँ के कलाकारों की आवाजों को पहुंचाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल का अनुभव बहुत निराशाजनक रहा है। तो उन्होंने जो मुझे किस्सा बताया कि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कृति मंत्री को कहा कि इनको दोबारा भेज दो। तो पहली बार में उस संस्कृति मंत्री ने सेक्रेटरी कल्चर का इंतजार भी नहीं किया,
खुद ही चिट्ठी लिखकर वो भेज दिया संगीत नाटक अकेडमी में। और इस बार भी मुझे बताया गया, चीफ सेक्रेटरी या पूर्व चीफ सेक्रेटरी किसी ने बताया कि इस बार भी संस्कृति मंत्री ने खुद ही चिट्ठी लिख दिया उनके लिए। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि सोशल ऑडिट होनी चाहिए ना। जैसे आज हम सुरेश शर्मा पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशकों की जो कतार, डायरेक्टर ऑफिस में आप जाइए तो एक बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें निदेशकों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें 31 जुलाई को भाई सुरेश शर्मा जी जो मित्र हैं वो रिटायर हो जाएंगे। इनके खाते में क्या कह के हम सुरेश शर्मा जी को याद करेंगे कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक थे? क्या कह के याद करेंगे? इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल बाबूगिरी की, पेपर पर साइन किए। ये जब बने नहीं थे निदेशक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। इन्होंने रिपर्टरी को लेकर कहा कि अनुराधा कपूर इनको काम नहीं करने दे रही हैं, बहुत सारे लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। वो रिपर्टरी चीफ भी रहे 3 साल 4 साल में, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक भी रहे। कोई अंतरात्मा की आवाज कुछ होती है कि नहीं होती है? आप संस्कार भारती जाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप हर जगह मीटिंग अटेंड करें। आप यदि इप्टा के हैं तो आप सीपीआई ऑफिस जाएं। लेकिन एक बात मित्रों मैं जरूर खुलकर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप सुरेश शर्मा की आलोचना करते हैं कि वो संस्कार भारती के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह आपको अख्तर बंधुओं की भी आलोचना करनी चाहिए कि वो सीपीआई के चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अख्तर बंधु ठीक है और सुरेश शर्मा गलत हैं। आप सुविधा के अनुसार ये चुनाव नहीं कर सकते। जमाना बदल चुका है, देश बदल चुका है। मुझे आज तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 2014 के फेस्टिवल में अमर्त्य सेन ने एक उद्घाटन भाषण दिया था, बहुत शानदार उद्घाटन भाषण दिया था अमर्त्य सेन ने। और उसमें जिस तरह से उसको हमने दृश्यांतर में छापा भी था बाद में आगे चलकर, तो उसी तरह से रायपुर में बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो वामपंथी हैं। मैंने वामपंथी होना गुनाह नहीं है, लेकिन उसी तरह दक्षिणपंथी होना भी गुनाह नहीं है। देश में यदि 3-4 राजनीतिक विचारधाराएं हैं तो आदमी को आजादी है, लेकिन मैं लिबरल डेमोक्रेट होना पसंद करूंगा और गुण दोष के आधार पर फैसले करना पसंद करूंगा। मैं सिर्फ किसी नाटक की आलोचना या नाटक की निंदा इसलिए नहीं कर सकता कि नाटक का निदेशक मेरी विचारधारा के खिलाफ है या मैं उसकी विचारधारा के खिलाफ हूं, या मैं किसी नाटक की तारीफ इसलिए नहीं करूंगा कि नाटक का निदेशक मेरी विचारधारा को मानता है। ये क्या होती है विचारधारा? रंगकर्मी, ये तो संघर्षरत लोग हैं इस देश में। रंगकर्मियों की जो पूरा प्रोटोकॉल है इस देश का, वो इतना निचले पायदान पर है कि उसमें वो लोग जैसे तैसे आजीविका चला रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस आजीविका का क्या है? मैंने मान लीजिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत साल पहले मोदी 1 गवर्नमेंट में एक कल्चर मिनिस्ट्री में एक परियोजना आई थी और एक बॉम्बे के सज्जन थे जिनको उसका एक इंचार्ज बना गया था कि मैपिंग की जाए। मैंने कलाकारों की मैपिंग, ऑल इंडिया लेवल पर मैपिंग की बात थी, मैपिंग की। उसमें कहा गया था कि ये पता तो चले जैसे डायरेक्टरी होती है उस तरह से कलाकारों की एक डायरेक्टरी बननी चाहिए देश भर में। कम से कम रंगकर्मियों की भी डायरेक्टरी बन जाती तो कितना बड़ा काम होता। जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक बार हम लोगों ने काफी वहां हंगामा किया या कोशिश की, तो वामन केंद्र से कई बार हमने कहा, तो उसका एक अपडेटेड वर्जन अमिताभ श्रीवास्तव ने एडिट किया था कि एक डायरेक्टरी थी कि एनएसडी एलुमनाई की डायरेक्टरी थी। उसी तरह जैसे हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, दिल्ली का प्रेस क्लब है, तो प्रेस क्लब में मान लीजिए 10% उसमें पावर ब्रोकर भी मेंबर हैं, 10% कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर मेंबर हैं, 10% का मैनेजर टाइप के लोग, लेकिन 90% वर्किंग जर्नलिस्ट मेंबर है ना, या जो पत्रकारों के संगठन है उनके भी तो बहुत सारे मेंबर पत्रकार लोग हैं ना। तो उससे एक पता चलता है हमारे देश में कि इतने लोग हैं। डेटा, एक भी जगह कोई डेटा हमारे देश में रंगकर्मियों का मौजूद नहीं है। फोक आर्टिस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग पढ़े लिखे कम हैं, जो लोग जिन लोगों का संगठन नहीं है, जो जागरूक माने जाने वाले रंगकर्मी हैं, उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है। साहित्यकारों का, लेखकों का तो फिर भी है जगह जगह,
जैसे साहित्य अकेडमी ने एक एंथोलॉजी छापी थी हु इज हु करके, और बहुत सारी राज्यों में संस्थाएं हैं जिन्होंने बनाई है। तो कोई किसी संस्थान ने इस तरह का कोई काम हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर आइए इसको अब ये जो दौर है वो उपदेशों का नहीं है, एक्शन का दौर है। और ये दौर आप मुझे मत बताइए कि संस्कृति हमारे खून में रची बसी है। और ये कितना हास्यास्पद लगता है जब इसी सेमिनार में कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे थे, मानो वो ब्रह्मा हो, उन्होंने संस्कृति जैसी सृष्टि को रचा है, और वो लोग जब उनको करने का समय था तब उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं किसका किसका नाम लूं, मैंने बहुत सारा, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स रन कर रहा था और चला रहा था, तो बिना मतलब की एक मैडम है थी उस समय जिनका बहुत प्रभाव था, उन्होंने अपने एक चेले को उसमें अटैच कर दिया। क्यों कर दिया? उसका कोई काम नहीं था। उस चेले ने, उसका नाम नहीं लूंगा, लेने की जरूरत नहीं है, उस चेले ने कुछ भी नहीं किया था, और सिर्फ इसलिए कि उसको 25,000 रुपए दिलवा दिए जाए। अरे भाई, तो आप एक धर्म खाता वाला अकाउंट बना दीजिए, और आपके जितने चेले चपाटे हैं और जो लोग हैं जिनको आप आर्थिक मदद, मैं मानता हूं कि आर्थिक मदद करना कोई बुराई नहीं है, आपको आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मुख्य धारा का काम है उसको प्रदूषित करने, उसको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक रंग समीक्षक हूं, तो कोई थिएटर डायरेक्टर मेरा मित्र है, तो मैं उसकी दूसरे तरह से मदद करूंगा, ये नहीं कि उसके खराब नाटक पर मैं एक उम्दा समीक्षा लिख दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इस तरह के अनेक लोग हैं, उनको दूसरों का करप्शन ठीक करना है। सुरेश शर्मा ने बहुत अच्छी बात की थी, और सुरेश शर्मा ने को मैं एक बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में करप्शन को बहुत मिनिमाइज कर दिया था, क्योंकि उनको निजी रूप से पैसा लूटने का ना तो चस्का था और ना आदत थी। ये बात मैं उनके 20 साल से मैं उनको जानता हूं, वो उनकी तरह। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो करप्शन की क्या गुंजाइश होगी? जैसे एक बात कही जाती है कि मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और लोगों को रोजगार मिलता है। या जिस तरह से हम देश में एक इकोनॉमिक्स है, जिसको हमारे मित्र बीबीसी के लंदन में, मैंने एक बार पूछा था, नरेश कौशिक थे जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो मैं ऐसे पूछता रहता हूं जो लोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि जो चीज मैं नहीं जानता उसमें पूछने बुराई नहीं। मैंने पूछा कि देश की अर्थव्यवस्था में फिजिकल डेफिसिट जिसको कहते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, क्यों होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो करोड़ों करोड़ जनता भूखों मर जाएगी। मैंने कहा क्यों मर जाएगी? तो उन्होंने कहा कि घाटे की अर्थव्यवस्था होगी तभी लोगों में क्रय शक्ति बढ़ेगी, तभी लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजी रोटी चलेगी। उसी तरह से संस्कृति मंत्रालय जो केंद्र का है, राज्यों का है, उसके अधीन काम करने वाले जितने संगठन हैं, जितने संस्थान हैं, यदि वो जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो कैसे लोग जिएंगे, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे लोगों का काम चलेगा? चूंकि मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए गुंजन जी वो जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं पढ़ पाने में असमर्थ हूं, और उसका अभी जवाब मैं नहीं दे सकता। इस बातचीत के बाद में हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स का जवाब दूं। तो आप देखिए कि हमारे कल्चर संस्थान को कि पैसे खर्च करने चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था कि एएन राय जब रजिस्ट्रार थे तो उस समय उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना ली थी कि पैसा बचता ही नहीं था, यानी कि पैसा खर्च होता था। तो आप देखिए कि जब पैसा खर्च होता है तो उसमें 50% मान लीजिए करप्शन में जाएगा। मान लीजिए, मैं एक आंकड़ा देता हूं, 50% तो खर्च होगा और जेन्युइन लोगों तक पहुंचेगा। तो ये कहां से कैसे होगा? दूसरा मेरा रंगकर्मियों से एक अनुरोध है कि, और उसमें फिर ये जो अनुदान की बात जो सुरेश शर्मा कह रहे थे, अनुदान की वही सकते हो, आखिर सरकार आपसे और म्युनिसिपैलिटी आपसे इंटरटेनमेंट टैक्स लेती है कि नहीं लेती है? तो रंगकर्म यदि इंटरटेनमेंट में आएगा तो आपको वो सवाल पूछना जायज होता है कि नहीं? वो ग्रांट क्या सरकार अपने घर से देती है? सरकार हमारे आपके टैक्स से, पैसे से चलती है, और उस पैसे का कुछ हिस्सा
जेन्युइन रंगकर्मियों को अनुदान में मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो उसी तरह से जैसे कर्नाटक में एक प्रयोग हुआ था, और कर्नाटक का रंगमंच क्यों इतना आगे चला गया था, मैंने एक बार कर्नाटक की यात्रा की थी। उस समय ये एजी चिदम्बरा राव जाम्बे ने मुझे इनवाइट किया था, और उस समय देवगौड़ा के बेटे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और एक और उसमें थे बहुत नामी वहां के सोशलिस्ट थे। तो उनके गांव भी मैं गया था, हुबी गली में, और तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि, और उनके बारे में वीएस नायपाल ने एरिया ऑफ डार्कनेस में 10 पन्ने लिखे हैं। वो जो उनके गांव में उन्होंने जो 5-10 हजार किताबों की लाइब्रेरी देखी थी, तो उसमें हम लोग गए थे। उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा। कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक प्रयोग किया गया था उस जमाने में कि जो पंचायत और तालुकाएं एक सीमा से ज्यादा रेवेन्यू देंगी, सरकार उनके पंचायतों में ओपन एयर थिएटर बनवाएगी, और वहां नाटक होंगे यानी कि रात को नाइट शो होगा। यानी कि जो किसान मजदूर जब खेतों में काम करके आएंगे खाना वाना खाकर, तो उनके लिए रात को 9-9:30 बजे नाटक का शो होगा। जैसे एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों में प्रोग्राम होते थे, और जेएनयू में भी जब ये आर्ट्स एंड एस्थेटिक डिपार्टमेंट बना, तो उसके बाद उसके ऑडिटोरियम में मैंने कई बार नाटक रात को 10 बजे देखे थे। हमारे मित्र थे जिनका इंतकाल हो गया था बहुत पहले, शाहिद अनवर उनकी टीम थी, और बाकी और लोग, मृत्युंजय प्रभाकर भी वहां नाटक किया करते थे, तो हम लोग रात को नाटक देखते थे। उसी तरह कर्नाटक में ऐसे हुआ था। बंगाल में, केरल में, हर जगह जो केरल में मुझे एक बार अभिलाष पिल्लई जब वहां क्यूरेटर थे एक फेस्टिवल में, तो अनुराधा कपूर ने मुझे एनएसटी की ओर से भेजा था। वहां भी मैंने यही सब बात देखी थी कि ग्रामीण स्तर पर कैसे कैसे वो काम हो रहा है, और उतने बड़े शोज हो रहे थे। उसी तरह यदि आप हर छोटे शहर में एक ऐसे ऑडिटोरियम की डिमांड नहीं करेंगे जो लागत खर्च पर रंगकर्मियों को दी जाए, तो वो कहां लोग नाटक करेंगे। आज तो दिल्ली में ये हालत हो गई है कि दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम 2 बजे दिन और से रात के 10 बजे तक के लिए आप किराए पर लेना चाहें तो एक जमाने में 1,20,000 रुपये खर्च होता था। श्रीराम सेंटर का बेसमेंट बंद हो गया, जिसमें 360 रुपये किराए पर देश के इतने सारे नाटक, दिल्ली रंगमंच क्यों उस समय इतना फल फूल गया, जो दिशांतर नाट्य संस्था थी और बहुत सारी संस्थाएं उसके बाद बनी। तो 1960 से लेकर तो इसलिए कि उन रंगकर्मियों को नाटक करने की जगह दी गई और उनके सर्वाइवल का बहुत सारा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। इस समय सर्वाइवल का इकोसिस्टम लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, और एक सरकारों की मैंने नीति ये देखी है कि किसी चीज का जवाब ही मत दो, यानी कि जो फाइल पेंडिंग है उसको पेंडिंग ही रख दो। जैसे आप वीजा के लिए एप्लीकेशन देते हैं किसी एम्बेसी में, तो कानून ये है कि वो एम्बेसी बताएगी नहीं कि उसने आपको वीजा क्यों नहीं दिया, लेकिन वो उसको डिले कर देगी, यानी कि वो साल भर से जवाब ही नहीं देगी आपको। फाइनली आप ऊब जाएंगे और कहेंगे कि आप मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, मुझे वीजा नहीं चाहिए। तो संस्कृति मंत्रालय इस पिछले 7 सालों से मैं देख रहा हूं कि संस्कृति मंत्रालय में आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इससे पहले जो संस्कृति मंत्री थे उनसे हम लोगों का डायलॉग होता था, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, कम से कम वो बात तो सुनते थे, बात तो करते थे। आप ये संस्कृति मंत्री से बात ही क्या करेंगे, या ये संस्कृति मंत्री कहेंगे आपको कि आप अखाड़े में आइए, आप उससे वहां बात करते हैं। तो ये जहां इस देश में ऐसा स्तर पहुंच चुका और रंगकर्मियों की आवाज कुछ है ही नहीं, मैं तो वो कहां है नीरज कुंदेर सीधी, जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए 10,000 कलाकारों को इकट्ठा कर दिया था। वो 10,000 कलाकार किस हालत में है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि वो 10,000 कलाकार जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए नगाड़े और ढोल बजाए थे, वो इस लॉकडाउन में कहां और किस हालत में है? कभी कोई बात है? एक लड़का है जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था गिरजा शंकर जी की मदद से, शिवराज सिंह चौहान ने भी उसको एयरलिफ्ट करवाया था और उसके इलाज का खर्चा उठाया था। कुछ और लोगों ने उसको पैसे दिए थे। वो कल्चर मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का है।
तो वो विश्वनाथ पटेल, जो कुछ दिन तक उसको नौकरी मिल गई थी कांग्रेस, जब ये बीजेपी सरकार गई तो कांग्रेस की सरकार में उसको आलोक चटर्जी ने नौकरी दे दी थी ड्रामा स्कूल में, पता नहीं किसके कहने पर। बाद में जैसे ही सरकार बदली उसकी नौकरी छुड़ा दी गई। वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने अपने संस्कृति मंत्री से क्यों नहीं कहा कि आप कुछ करो। जैसे मैं, मान लीजिए मैं हूं, और मान लीजिए मैं जैसे मुझे पिछले दिनों मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो मैंने अपने जान पहचान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा, मैंने हरिवंश जी से कहा जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, और हरिवंश जी ने एम्स में मेरा अपॉइंटमेंट करवाया और मेरा इलाज हुआ और मैं आ गया। तो मैं गया ना उनसे कहने। उसी तरह से मेरे रिश्तेदार खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मुझे जरूरत होती तो मैं जाता हूं ना उससे कहने। या यदि पहले लालमुनि चौबे थे बक्सर के, और भी बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग मिलते थे। उसी तरह से ये सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन रंगकर्मी बंधुओं को चाहिए कि उनसे मिलें। लेकिन मुश्किल ये है, मैंने शरद शर्मा इस बात के गवाह हैं कि एक बीजेपी के एमपी हुआ करते थे उन दिनों, और मुझे बताया गया कि वो दलित हैं। चलिए, दलित हैं तो बहुत अच्छी बात है। चिंतामणि मालवीय उज्जैन से एमपी हुआ करते थे। शरद शर्मा बहुत उत्साह में थे और बहुत उत्फुल्ल थे, और बहुत अजीत भाई ये एमपी बहुत काम के हैं, इनसे हम लोग कल्चर के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मैंने कह दिया उनको, लिख कर कहा कि देखो, मैं, आप मित्र हैं, आप बुरा मत मानिए, ये एक भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें कांग्रेस की सरकार होती या दूसरी मध्यमार्गी पार्टियों की सरकार होती तो कुछ होने की उम्मीद भी थी। आप उनसे मिल सकते थे। मेरा अपना अनुभव, मैं जब नवा टाइम्स में रिपोर्टिंग करता था 94 के आसपास, 93-94 के आसपास, तो उस समय राजेश पायलट सुरक्षा राज्य मंत्री थे, और मैं सीधे वहां जाकर उनसे मिला और मैंने बहराइच की कुछ समस्या पर उनसे बात की। आप इस समय किसी से मिल सकते नहीं। और यदि सत्ता का केंद्रीकरण ऐसा हो गया है, यदि आप उनसे कुछ कहेंगे भी तो मंत्री सुन लेंगे आपकी बात, आपको चाय भी पिला दे, हो सकता है, यदि उनकी कृपा हुई। हो ये गया है मित्रों कि इस सरकार में कुछ भी कहना राष्ट्रद्रोह मान लिया गया है। मैं फिर यहां कहता हूं कि पहले की सरकारें इससे बेहतर नहीं थी। उसका एक उदाहरण अभी मैं आपको दूंगा कि कैसे बेहतर नहीं थी। हालांकि उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए। कि आप किसी के पास जाकर कुछ भी कहिए, कोई भी मंत्री कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी सांसद, मैंने मनोज तिवारी से कहा कई बार कि मनोज तिवारी, आप तो कलाकार हैं, आप तो कला बिरादरी से आते हैं, आप इन 2 करोड़ लोगों के लिए कुछ आवाज उठाइए, कम से कम एक चिट्ठी लिखिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो चिट्ठी लिखेंगे। आज जैसे आप देखिए कि यदि 5 मंत्री, 5 एमपी, मैंने 5 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर जितने रंगकर्मियों के ग्रांट बकाए हैं दिन, जैसे गिरजा शंकर जी ने मध्य प्रदेश में एक दिन की कोशिश से करवा दिया, उसमें सारे जितने बकाए थे, राज्य जितना अनुदान देता है मध्य प्रदेश सरकार रंगकर्मियों को, कलाकारों को, वो पिछले लॉकडाउन में उन्होंने एक दिन अपने प्रभाव से और मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करके उन्होंने करवा दिया। उसी तरह से मुझे अर्जुन देव चारण ने कहा, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उपाध्यक्ष हैं, कि अजीत भाई, काश की गिरजा शंकर जी जैसा कोई व्यक्ति सेंटर में होता जो कल्चर मिनिस्टर को कन्विंस करके ये सब करवा देता। लेकिन आप सोचिए कि यदि 5 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल इन कलाकारों की आवाज और इनकी फरियाद को लेकर कल्चर मिनिस्टर से मिल ले और जाकर कहे कि आप अभी 1 घंटे में इन सबके पैसे दिलवाइए, तो जब जनधन खाते में जो सरकार बता रही है कि एक क्लिक पर, एक कंप्यूटर के एक बटन से 2-2 हजार या 4-4 हजार या 6-6 हजार रुपए किसानों के खाते में चले जा सकते हैं 1 मिनट में, तो इन कलाकारों के खाते में ये पैसे क्यों नहीं जा सकते? इसमें बुराई क्या है? और आपने सुना, मुझे एक आइडिया आ रहा था, मैं पहले एक न्यूज पढ़ रहा था कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उन्होंने 10वीं पास या 12वीं पास लड़कों को लैपटॉप बांटे थे। उसी तरह नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री, अभी नीतीश कुमार ने एक योजना बनाई थी कि लड़कियों को सरकार साइकिल दे, और नीतीश कुमार ने बहुत बखूबी उसका संचालन, कहां से पता नहीं किस ब्यूरोक्रेट से करवाया था,
कि उसमें करप्शन नहीं हुआ था, क्योंकि बिचौलिए खत्म कर दिए गए थे। आज के जमाने में हर रंगकर्मी के लिए एक लैपटॉप और एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन बहुत जरूरी हो गया है। मैं इस टेक्नोलॉजी के सहारे ही आपसे बातचीत कर रहा हूं। क्या कोई सरकार, क्या कोई एक मंत्री किसी प्राइवेट कंपनी से बात करके, जैसे इस कोरोना काल में मैं सुनता हूं कि उसने 100 करोड़ दान दिए, उसने 200 करोड़ दिए, अमिताभ बच्चन ने इतने करोड़ दिए, उसने इतना किया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने ये सब किया। क्या मैंने सुना कि आप जैसे इस देश में 200 रंग मंडलियां मान लीजिए सक्रिय हैं थिएटर की, तो क्या 200 लैपटॉप गिफ्ट में नहीं दिए जा सकते क्या उन लोगों को, और इंटरनेट कनेक्शन? इसमें कितना पैसा आएगा? कोई भी कल्चर मिनिस्टर या कोई भी बड़ा संस्कृति कर्मी, जैसे अभी आज मैं बनारस के बेमेश शुक्ला की बात सुन रहा था, तो बेमेश शुक्ला ने कहा कि कुछ ऐसे अमीर लोग जो व्यवसायी हैं, जिनके पास धन है, उन्होंने कलाकारों को मदद करने की बात की है, लेकिन वो अपना नाम नहीं सामने आने देना चाहते। टोंक राजस्थान में राजकुमार रजक ने एक पहलकदमी की। उन्होंने अपने स्तर पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के हेड ऑफिस को इस बात के लिए राजी करवाया कि वो जो कलाकार नाटक करते हैं उनके लिए रिपर्टरी ग्रांट की तर्ज पर कुछ मंथली ग्रांट्स चालू करवाएंगे, और उन्होंने इसमें सफलता उनको मिल गई। मैंने पूछा कि वो कैसा चल रहा है, तो उसने बताया था पिछले दिनों मुझसे कि सर वो बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि राजकुमार रजक और बेमेश शुक्ला जैसे लोगों की पहलकदमी काम आई ना, कुछ तो हुआ ना। तो क्यों नहीं इन सारे रंगकर्मियों के लिए एक लैपटॉप दिलवाया जाए? या जैसे हमारे गांव में पहले रामलीलाएं होती थी आप देखिए कि उन रामलीलाओं में लोग माला उठाते थे, यानी कि गांव का जो गृहस्थ एक माला उठाता था शाम को, उसका मतलब होता था कि दूसरे दिन उस रामलीला मंडली के तीनों समय का भोजन, मैंने नाश्ता और 2 समय का भोजन का खर्चा वो गृहस्थ उठाएगा। जैसे पटना एक शहर है, मैं पटना के बारे में सोचता हूं, पटना में भी क्या ऐसे लोग जिनके पास एक दिन का माला उठाने का खर्चा उठा सके, ऐसे पटना में तो करीब कई लाख लोग होंगे मेरे अनुमान से। और ऐसे लोग हर शहर में, खुद बेगूसराय में होंगे गुंजन जी, कि वो एक माला उठा ले कि हमें साल में एक नाटक मैं करवा दूंगा, एक शो करवा दूंगा। तो यदि एक शो आपको मिल गया और उसका खर्चा हॉल का उन्होंने दे दिया, तो दूसरा शो आपने अपने से कर लिया, तो 2 शो तो कम से कम आपके हो गए। इस तरह की जो कुटीर उद्योग की तरह उद्यमिता लाने की जरूरत है। और ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि सरकारों से मांग जारी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकारें अपनी जेब से पैसा आपको नहीं देती हैं, वो जनता के टैक्स से सरकारें चलती हैं। जनता के टैक्स से सुप्रीम कोर्ट चलता है, जनता के टैक्स से ये सारा अमला तमला चलता है, और ये राष्ट्र का बजट उससे बनता है, जनता के पैसे से बनता है। तो अब मैं ये कांग्रेस के जमाने की कुछ बातें आपको याद दिला दूं कि जब 2009 में कांग्रेस दोबारा जीतकर बहुमत कांग्रेस को मिला और मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस सरकार ये भूल गई कि संस्कृति मंत्रालय भी कोई मंत्रालय होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो मंत्रालय किसी मंत्री को आवंटित नहीं होता है, वो मंत्रालय स्वतः प्रधानमंत्री के जिम्मे आ जाता है। मंत्रालयों का विवरण होता है ना, विभागों का, जिस और मुख्यमंत्री का ये होता है ना, और अन्य मंत्रालय जो किसी के पास नहीं है। तो ये जो वी नारायण सामी को कुछ एक संसद में सवाल का जवाब देने के लिए उस समय अधिकृत किया था प्रधानमंत्री ने, तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, तो हम सबको लगा कि अरे इनको शायद कल्चर मिनिस्टर बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संस्कृति मंत्रालय के लिए 365 दिन में 1 दिन का टाइम देते थे, और ये जवाहर सरकार का सारा ताना बाना और रुतबा जो था वो इसीलिए था कि उनके ऊपर कोई मंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री टाइम ही नहीं देते थे, तो सारा निर्णय उनको करना होता था। तो कांग्रेस की सरकारों ने भी और
बाकी सरकारों ने भी कल्चर को कभी भी कोई माना ही नहीं कि कल्चर मिनिस्ट्री जैसी कोई चीज होती है। कभी किसी मंत्रालय के साथ अटैच कर दिया, कभी किसी मंत्रालय के साथ अटैच कर दिया, और एक से एक कल्चर मिनिस्टर जो हुए हमारे देश में, उनके अलग अलग तरह के किस्से हैं, तो वो यहां बताने का औचित्य नहीं है। और यदि कल्चर के करप्शन के बारे में और गैंगबाजी के बारे में मैं बताना शुरू करूं तो उसका भी यहां औचित्य नहीं है, क्योंकि वो सब बीत गया और वो होता रहेगा। अभी मेरे सामने जो मुख्य चिंता है, वो मुख्य चिंता देश के 2 करोड़ रंगकर्मियों की आजीविका और सम्मान का है। और जो लोग रंगकर्मी हैं वो भिक्षाटन पर तो नहीं जा सकते ना, एक बेशर्मी से सड़क पर। उनका एक आत्मसम्मान है, एक डिग्निटी है, डिग्निटी ऑफ लेबर है उनका। वो अपना काम करते हैं और उसके बदले समाज और सरकार से उनको कुछ रकम मिलती है, जिससे उनका आजीविका चलता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने पतन के जिस कगार पर पहुंच चुका है, और अब इस पर मुझे पुंज प्रकाश से बहुत लड़ाई हुई थी। जब रिपर्टरी कोलैप्स होने जा रही थी तो मैंने पुंज प्रकाश को, हम लोग क्या हो गया था, पुंज और मैं मेट्रो में चढ़े थे और बहस चल रही थी, और अविनाश दास भी थे, या मुझे कहीं जाना था वहां मयूर विहार फेस्ट। और पुंज उस समय रिपर्टरी में थे, काम कर रहे थे उस समय। तो मैंने कहा कि जो रिपर्टरी का अभी अगला दौर आने वाला है वो इतना लोमहर्षक और हृदय विदारक होगा कि आंसू बहाने तक के काबिल कोई नहीं बचेगा। मैंने उनको बताया। आज हम देख रहे हैं कि हमारी एनएसडी रिपर्टरी किस हाल में है। तो एनएसडी के बारे में फिरोज अब्बास खान ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि जो 100 करोड़ रुपए भारत सरकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर खर्च करती है, उसमें से निकलने वाले लोग इस काबिल नहीं होते अधिकतर, और उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो जिंदगी भर नाटक कर सके और ठीक से सरवाइव कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार को एक जैसे आईएएस की परीक्षा होती है या टैलेंट हंट जैसे होता है, उस तरह से देश के 100 नौजवान लड़के लड़कियों को, ऐसे लड़के लड़कियों को जो जान की बाजी लगाकर रंगकर्म करने का जुनून रखते हों, उनको चुन लेना चाहिए और उनको 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर देना चाहिए और दे देना चाहिए। इस तरह से 10 साल में हम 1000 अच्छे रंगकर्मी इस देश को दे देंगे, और वो 1000 अच्छे रंगकर्मी उस 1 करोड़ रुपए से जिंदगी भर नाटक करते रहेंगे। जैसा कि बंसी कौल ने बताया था कि शुरुआती दिनों में उन्हें फोर्ड फाउंडेशन से 60 लाख रुपए एक ही साथ मिल गए थे, जिससे वर्षों तक रंग विदूषक चलता रहा और उसका नाटक चलता रहा। तो उसी तरह से इतना क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में जो इकोसिस्टम है और जो धर्म खाता है और जो हमारे जैसे बिरला धर्मशालाएं बनाई गई हैं, बहुत सारी चीजें बनी हैं, इसको थोड़ा सा हम संस्कृति में एक गंभीर संस्कृति कर्म की ओर क्यों नहीं मोड़ सकते? जैसे आखिर धर्म के नाम पर, आखिर हम धर्म भी हमारा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हम सदाव्रत चलाते हैं, हम मंदिर बनवाते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके लिए इतने चंदे इकट्ठे होते हैं। एक राष्ट्रीय कोष ऐसा क्यों नहीं बन सकता जो उन रंगकर्मियों की मदद करे, उन रंगकर्मियों के साथ खड़े हो? क्योंकि ये रंगकर्मी सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनके साथ खड़ा दिखाई दे। और मैं फिर यहां कहूंगा, शरद शर्मा बहुत उद्यमी आदमी है उज्जैन के, और वो एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शरद शर्मा एक देश भर के रंगकर्मियों का, चाहे वो किसी स्टेट में हो, किसी भाषा में काम करते हो, एक डायरेक्टरी बनाइए और उस डायरेक्टरी को हर 2 साल में, 3 साल में अपग्रेड कीजिए, और ताकि एक डाटाबेस बनाया जा सके। और एक इसमें बहुत पैसे की भी जरूरत नहीं है। ये तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, हर राज्य में 4-5 लोग यदि काम करें तो वो 1 महीने में ये काम हो सकता है, लेकिन एक स्थायी काम हो जाएगा।
और अपने अधिकारों के लिए कोई नारे लगाने की, मारपीट करने की उसकी भी जरूरत नहीं है। आजकल तो ट्विटर का जमाना है, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप अपनी बात लगातार, जैसे प्रवीण गुंजन की मैं बहुत कद्र करता हूं, इसलिए प्रवीण गुंजन की कद्र करता हूं कि उनको देखते हुए मुझे एक हमारे परिचित थे बहुत, मैं उनका आदर करता था, उनकी डेथ हो गई, सत्यदेव दुबे का एक नाटक याद आता है। उस नाटक का शीर्षक है इंशाअल्लाह। साहित्य अकेडमी में उसका उन्होंने पाठ किया था, मैंने रिपोर्ट किया था उस आयोजन को। तो उसमें एक संवाद आता है, उसमें एक उन्हीं की तरह का फक्कड़ रंगकर्मी है और एक जो उनका दोस्त है जो बहुत पैसे वाला अमीर हो गया है, और वो दोस्त उसको चाहता है, उस फक्कड़ और मूडी एक तरह से सूफी किस्म का जो निदेशक है थिएटर का, उसको एक बड़ी संस्था का हेड बनाना चाहता है, चाहे एनसीपीए का मामला हो या पृथ्वी थिएटर हो, इसी तरह की संस्था का। तो वो कहता है कि तुम इस पर हां कर दो और तुम्हें सब कुछ हो जाएगा। तो वो जो वो जो अमीर आदमी है उसका नाम सर्वेश्वर है। तो वो निदेशक जो नाटककार है, रंगकर्मी, वो कहता है मैं जानता हूं सर्वेश्वर, मैं रेत की नदी में नाव खींचने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे हाथ में एक चवन्नी बची है, लेकिन यही चवन्नी मुझे ना कहने की हिम्मत देती है और मैं तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं। हमारे रंगकर्मियों का ये जो लाइन है वो अभी तक मेरे मन में बसी हुई है, सत्यदेव दुबे की लिखी हुई। तो ऐसे कौन लोग हैं? और एक मुझे याद आया था कि जब देवेंद्रराज अंकुर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक थे, उस समय बीजेपी की सरकार थी, जगमोहन संस्कृति मंत्री थे, और जगमोहन ने अंकुर जी से प्रस्ताव किया कि आप दारा शिकोह पर एक नाटक कीजिए। और उस जमाने में 2001-2 की बात रही होगी, उस जमाने में 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। 1 करोड़ रुपया आज भी बहुत है, लेकिन उस जमाने में 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। तो उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ आपको रुपया दे देंगे, आप इसको कीजिए। अंकुर जी ने पूरी विनम्रता से संस्कृति मंत्री जगमोहन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और अंकुर जी से मैंने पूछा था, उन दिनों मैं उनका कंसल्टेंट हुआ करता था, वो बहुत सारे काम वो मुझे देते थे, कि अंकुर जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि इससे स्कूल की स्वायत्तता भंग होती है, और यदि हमने एक नाटक उनके लिए कर दिया तो वो बाद में इतने नाटक हमसे करवाने लगेंगे कि हम स्कूल का मूल काम छोड़कर हम नाटक ही करने लगेंगे। जैसे कुछ दिन के बाद अभी पिछले दिनों स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ फेस्टिवल्स बन गया था, और प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए विशेष नहीं, बहुत बड़ा काम करके बच्चों का एक नाटक और फेस्टिवल प्लान कर लिया था। वो भी कोई बुराई नहीं है, उनको लगता था कि प्रधानमंत्री देखेंगे तो उनको लगेगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी भी कोई संस्था है जो कुछ अच्छा काम कर रही है, जिसके लिए करना चाहिए। उसमें बहुत वहां एक ये सारा कुछ जो मामला है कि इस कोरोना काल में संस्थाओं का दायित्व क्या है और रंग प्रशिक्षण का कैसे हो, और डिजिटल और नॉन डिजिटल के बास में न पड़ा जाए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में या किसी भी संकट काल में हमारी तमाम सांस्कृतिक संस्थाओं का दायित्व ये है कि सबसे पहले वो इस देश के 2 करोड़ रंगकर्मियों, कलाकारों, संस्कृति कर्मियों के जीवन रक्षा की दिशा में कुछ कदम उठाए। वो प्रतीकात्मक रूप से ही सही। मैं सुरेश शर्मा जी का आह्वान करता हूं, मैं खुद, कि सुरेश शर्मा जी अपने 1 महीने की सैलरी, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए होती है, 2.5 लाख रुपए में से यदि वो 1-1 हजार रुपया देंगे तो 250 कंपनियों को वो दान कर सकते हैं। 1-1 हजार रुपया दे देना, 2.5, एक प्रतीक तो शुरू होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें सुरेश शर्मा जी, और सुमन कुमार जी भी करें, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। इस कोरोना काल में यदि कोई एक तबका इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा निश्चिंत हुआ है तो वो है सरकारी अफसरों का तबका, जिनकी 1 पैसे सैलरी कम नहीं हुई है।
मीडिया में तो फिर भी जितने भी अखबार और टेलीविजन चैनल और जितने पत्रकार हैं, उनकी हर जगह आधी आधी सैलरी कट कर दी गई है। करीब करीब हजारों पत्रकारों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों में तो नहीं गंवाई है। तो मुझे उन लोगों से वाकई बहुत चिढ़ होती है जो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। मैंने जिसको जो संजीव की एक कहानी थी मानपत्र, जिसमें कहा गया कि प्रकारांतर से उसके नायक ये संगीतकार रविशंकर थे, उसमें एक वाक्य आता है कि वेदों का हवाला देकर कि पृथ्वी की समस्त गायें, समस्त सोना और समस्त स्त्रियां मुझे ही चाहिए। तो रंगमंच को अपने ययातियों से बचाने की जरूरत है, जो अपने पुत्रों की जवानी भी छीन लेना चाहते हैं, और उनके भोग की पराकाष्ठा खत्म ही नहीं हो रही है कि और उनको क्या चाहिए। हुजूर, इस गरीब देश ने, जहां की अभी पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक उसकी एनालिसिस आ रही थी, कल ही मैं सुन रहा था कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे ऐसे हैं जिनकी आमदनी 125 रुपये भी नहीं है महीने, ये इस तरह से प्रतिदिन करोड़ों लोग हैं, 80 करोड़ होंगे उस तरह से जिनकी आमदनी प्रतिदिन 125 नहीं है। डॉक्टर सेन की भी रिपोर्ट आई थी। तो इस गरीब देश ने आपको सब कुछ दिया, आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक बना दिया, आपको संगीत नाटक अकेडमी में डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया, आपको जगह जगह संस्थाओं में भेज दिया, आपको कुछ भी कर दिया, आपको बनारस सेंटर का निदेशक बना दिया, आपको त्रिपुरा सेंटर का, बेंगलोर सेंटर का, कल्चरल जोनल सेंटर्स का बना दिया, आपको और तो और एक सज्जन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रंगमंच के प्रोफेसर हुए हैं, वो प्रोफेसर से रिटायर होंगे, मैंने हमेशा उनको रोते हुए सुना। अरे भाई, आप क्यों रो रहे हैं? एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छे संस्थान से थिएटर में पीएचडी की, और वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थिएटर पढ़ाते हैं, परमानेंट उनकी सरकारी नौकरी है। मैंने आज तक उनको हंसते हुए नहीं देखा। मैंने उनको इतना असंतोष है कि वो पता नहीं क्या चाहिए उनको। मैं शरद शर्मा की कम से कम इसलिए तारीफ करूंगा कि शरद शर्मा कभी इस तरह की शिकायत नहीं करते कि उनको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहते हैं। गुंजन भी कभी ऐसा नहीं करते, वो अपना क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरह नीरज कुंदेर हैं, उसी तरह बहुत सारे लोग हैं। जोगेंद्र चौबे की बार बार बात आती है। मैं जोगेंद्र चौबे को पिछले दिनों जब वो आए थे, एक कमिटी में थे ग्रांट वाली, तो अशोका होटल में, या नहीं सम्राट होटल में, मैं, संगम पांडे और शिवकेश हम लोग मिले थे शाम को। तो उनको भी मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आपको इस गरीब देश ने सब कुछ दिया, आप इतने महत्वपूर्ण पोजीशन में पहुंच गए हैं, अब ऐसा क्या यह देश दे देगा आपको कि आप कुछ करके दिखाएंगे। जैसे अंकुर जी डायरेक्टर बने तो अंकुर जी ने करके दिखाया ना। रामगोपाल बजाज जब डायरेक्टर बने तो बज्जू भाई ने करके दिखाया ना। उसी तरह से अपने अपने तरीके से इब्राहिम अलकाजी ने, मोहन महर्षि ने, रतन थियम ने और बाकी लोगों ने, कारण जी ने करके दिखाया। संजय उपाध्याय को मौका मिला तो ड्रामा स्कूल में करके दिखाया ना, जिस पर आज आलोक चटर्जी राज कर रहे हैं। तो आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं, अब आपको और क्या चाहिए? और यह देश अपनी जान दे दे तब हुजूर आप कुछ करेंगे देश के लिए। और इसीलिए जैसे बेमेश शुक्ला जैसे लोग हैं जो अपने बल पर खड़े मार्केटिंग करते हैं, ऑफकोर्स उनको मार्केटिंग करना चाहिए, उनको धन का उपार्जन भी करना चाहिए। मैं इस विचार में नहीं हूं कि रंगकर्मी को केवल एक अभावग्रस्त फकीर की तरह ही भटकते रहना चाहिए, नहीं, उसको भी एक ठीक ठाक मनुष्य का जीवन जीने का अधिकार है और उसको एक सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यदि वो सब रंगकर्मी इस देश में एक साथ मिलकर एक बड़ा संगठन बनाकर, और वैसा संगठन नहीं कि अरविंद गौड़ मुझे बताते हैं कि एक बार शीला दीक्षित के पास दिल्ली के रंगकर्मियों की जमात गई और वहां एक मैडम, जो सीनियर मैडम है, जो एनएसडी की डायरेक्टर रही हैं, उन्होंने उस पूरी मीटिंग को अपनी संस्था के स्वार्थों के लिए बलिदान कर दिया। मैंने कोई बात ही नहीं हो पाई देश के रंगकर्मियों के लिए।
दिल्ली जैसे शहर में। तो इन रंगकर्मियों के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ कल्चर सेंटर बने, उनके ऑडिटोरियम बने, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, थोड़ी बहुत उनको ग्रांट भी दे दी जाए और वो अच्छा रंगकर्म करें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संगीत नाटक अकेडमी जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि जिनके पास प्रशिक्षण और धन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए। आप देखिए कि मैंने सुना है कि एक बार संगीत नाटक अकेडमी ने एक बहुत बड़ी वर्कशॉप की थी रंगकर्मियों की, एक जमाने में 1982 में या कभी की थी, जिससे बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी निकले थे उस वर्कशॉप से, जैसे एक जमाने में प्रगतिशील लेखक संघ करता था। तो उस तरह से वो करने की जरूरत है। तो ये लेकिन ये कौन करेगा जब तक आप मांग नहीं उठाएंगे। और मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम जाहिर है कि हम हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते, हमें अहिंसात्मक ढंग से मांग उठानी चाहिए। और एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक रंग समीक्षक के रूप में मैंने आपकी आवाज को हर उस जगह पर उठाने की कोशिश की है जब भी मौका मिला है मुझे, जहां वो आवाज उठाई जानी चाहिए। मेरा काम एक रंग समीक्षक के रूप में घाव दिखा देना है। बकौल गिरजा शंकर जी कहते हैं कि अजीत देखो, हम लोगों का काम ये जो घाव है समाज में, वो घाव को दिखा देना है। घाव का ऑपरेशन करना हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर करेगा। उसी तरह से रंगकर्म और संस्कृति की दुनिया में जहां जहां विभत्सता है, जहां जहां गलत हो रहा है, जहां जहां प्रॉब्लम है, मेरा फर्ज है कि मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊं, समाज का ध्यान दिलाऊं। लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना मेरी हैसियत है ठीक करने की। उसको ठीक करने की जिम्मेदारी दूसरी संस्थाओं की है, लोगों की है। आप अपने, और इस लोकतंत्र में एमपी, एमएलए और कलेक्टर, ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। 3 जो कड़ियां हैं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की, मुझे लगता है कि समूह में जाकर विनम्र अपने से अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। और आपको तो अपने टैक्स का हिसाब तो सरकार से मांगना चाहिए। आप भी एक नागरिक है और आप एक बिस्किट खरीदते हैं, एक माचिस खरीदते हैं, एक सिगरेट खरीदते हैं, एक टॉफी खरीदते हैं, उस पर भी आप टैक्स देते हैं। तो ये मत समझिए कि आप इनकम टैक्स, आईटीआर भरते हैं उसी में टैक्स देते हैं। हर चीज पर टैक्स है। आप ट्रैवल करते हैं उस पर है। तो आपको ये हक है कि वो आप सरकार से वो मांगे कि सरकार आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम विकसित करे, एक इको सिस्टम विकसित करे। यदि आप बीजेपी और लेफ्ट के चक्कर में रहेंगे, यदि आप राजनीतिक विचारधाराओं में उलझे रहेंगे, यदि आप आपस में लड़ते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और जैसे ये देश चलता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा भी था कि यह देश भगवान भरोसे चल रहा है, उसी तरह यह देश भगवान भरोसे चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया और मैं अपने को यहीं विराम देता हूं। और मेरी बातों से यदि आपको कुछ बुरा भी लगा हो तो इसका मुझे अफसोस नहीं है, और ना ही इसके लिए मैं माफी मांगने जा रहा हूं कि आपके मैंने दिल पर चोट की है। क्योंकि दिल पर चोट करना और आपको बुरा लगे, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा काम है कि मैं इन मुद्दों को उठाऊं। और ये फिर मैं अपने एक आदर्श संपादक, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा था कि क्रिटिसिज्म फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ए मेडल फॉर ए जर्नलिस्ट। एंड नाउ वी मस्ट से टू आवर यंगर जनरेशन who are living in the age of tweet, retweet and social media, we must say to them that criticism from the government is a medal for a journalist. और मैं फिर कहूंगा रामगोपाल बजाज को कोट करते हुए कि रंगकर्म हमेशा सत्ता का प्रतिपक्ष रहा है और वो हमेशा रहेगा, चाहे आरएसएस का ही डायरेक्टर क्यों नहीं हो, चाहे सीपीएम का ही डायरेक्टर क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो ओवैसी की ही पार्टी का थिएटर डायरेक्टर क्यों नहीं हो, वो अंततः यदि एक रंगकर्मी है
तो वो जनता की पक्ष में, सत्ता के खिलाफ ही होगा और वो जनता की आवाज को ही उठाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि क्रिटिसिज्म फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ए मेडल फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।